पहली स्टोरी है पेड़ और बच्चा। एक समय की बात है, एक जंगल में सेब का एक पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफ़ी खुश था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफ़ी इंतज़ार किया पर वो बच्चा नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया था। काफ़ी साल बाद वो बच्चा फिर से पेड़ के पास आया पर वो अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तब पेड़ बोला, उदास ना हो तुम, मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ के ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर लड़के ने कहा वो पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। तब पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। उस टाइम पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वो पेड़ अकेला और उदास हो गया था। अंत में वो काफ़ी दिनों बाद थका हुआ वहाँ आया। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल हैं और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। तब वो लड़का बोला, जो बूढ़ा हो गया था, अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ वह बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सके। तब पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। यही कहानी आज हम सभी की भी है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि उस पेड़ के लिए वो बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वो बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था। ये सब जानते हैं कि वो उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा, भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय तो ज़रूर निकाल लेना चाहिए। सेकंड स्टोरी का नाम है बहादुर बच्चा। एक गांव में एक साधु रहता था। साधु के साथ आश्रम में गांव के बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम रंजन था। रंजन साधु जी की कोई भी बात नहीं मानता था। वो उसको जैसा कहते थे वह वैसा करता था। रंजन पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बिजली ज़ोर ज़ोर से चमकने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। साधुओं को चिंता होने लगी कि तेज़ बारिश में कहीं नहर का पानी खेतों में ना आ जाए, और अगर खेतों में आ जाएगा तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और गांव वाले पूरे साल क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। साधु ने रंजन को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ खेत में जाकर देखो कि कहीं नहर
का पानी खेतों में तो नहीं आने लगा। रंजन अंधेरे में चला गया। बिजली चमक रही थी और तेज बारिश हो रही थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रंजन के पास जाकर देखा तो नहर का पानी खेत के अंदर जाने लगा। उसने उसे रोकने के लिए बहुत सारी मिट्टी लगाई, पर पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। ठीक है, फिर रंजन सीधा ही पानी के ऊपर लेट गया। पानी तो रुक गया था, पर बारिश में पूरी रात रहने के कारण वो बेहोश हो गया था। फिर जब सुबह तक रंजन नहीं आया तो साधु और बाकी के बच्चे उसे ढूंढने निकल गए। जाकर देखा तो रंजन खेत में बेहोश पड़ा था। साधु ने उसे गोद में उठा लिया और अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में लाकर उसके सिर पर लेप लगाया, जिससे उसे होश आ गया, और पूछने लगे कि रंजन, तुम तेज बारिश में क्यों थे? तुम वापस क्यों नहीं आए? रंजन बोला, अगर मैं वापस आ जाता तो खेतों में पानी भर जाता और आपकी आज्ञा का पालन भी नहीं कर पाता। हम सबको रंजन की तरह अच्छा बच्चा बनना चाहिए और अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के बाद गुरु ही हमारा सब कुछ होते हैं। वहीं हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं और हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। अगर गुरु हमें रास्ता नहीं दिखाते तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यह हमें नई दिशा प्रदान करते हैं। अगर हम कहीं पर खो जाते हैं या रास्ता नहीं खोज पाते हैं तो हमें रास्ता दिखाते हैं। आप सबको बहादुर बच्चे की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। तीसरी कहानी है बकरी के बच्चे को बचाया। एक गांव के पास नदी बहती थी। ये उस नदी की बात है जब नदी में बहुत अधिक पानी बह रहा था। उस दिन के कुछ दूरी पर करीब लड़के छोटी झोपड़ी थी। वह उसमें अकेला ही रहता था। उसके साथ कोई नहीं था। वह घर घर जाकर काम करता था। जब वो लड़का सभी के घर में काम करने के लिए जाता था, तभी उसे खाने को मिलता था और इस तरह उसका जीवन चल रहा था। वह इस बात को जानता था कि बहुत सारी परेशानियां हैं। परेशानियों से नहीं घबराता था। वह लड़का सभी की मदद करने के लिए चला जाता था। वह इस बात को नहीं समझता था कि अगर कोई काम ले रहा है तो उसके बदले उसे वो कुछ देगा, लेकिन वह ये सोचता था कि अगर मैं किसी की मदद करता हूँ तो ये भी अच्छी बात है। इसीलिए वह मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटता था। इसीलिए गांव के लोग उसे बहुत ही अच्छा लड़का मानते थे, क्योंकि वह सभी के काम आता था और वह किसी को भी नहीं मना करता था। लेकिन एक दिन तो उसने कमाल ही कर दिया, जिसके बाद वह बहादुर लड़का कहलाने लगा। गांव के पास में एक नदी बहती थी जिसमें बहुत तेज पानी बह रहा था। यह सब कुछ बारिश की वजह से हो रहा था। उस लड़के की झोपड़ी में बहुत सारा पानी भर गया था। इसलिए वो लड़का झोपड़ी से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। वह देखता है कि एक बकरी का बच्चा अचानक उस नदी में चला गया और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है और उसकी वजह से वह कहीं भी नहीं जा सकता था। वह उस नदी में गया। वो लड़का उस नदी में गया जबकि नदी का बहाव बहुत तेज़ था। वो लड़का मुसीबत में पड़ सकता था, लेकिन फिर भी वह लड़का उस बकरी के बच्चे को निकालने के लिए पानी में चला गया। गांव के कुछ लोग देख रहे थे कि वह बकरी के बच्चे को बचाने के लिए चला गया। फिर वो बहादुर लड़का कुछ ही देर ही में बकरी के बच्चे को निकाल कर बाहर ले आया और इस तरह उसने उसको बचा लिया और नदी के बहाव से वो दूर जा सकता था और उसे परेशानी हो सकती थी, लेकिन वह इन सभी को भूलकर बकरी के बच्चे को बचाने आया था। गांव वाले बहुत खुश थे कि उसने वो काम कर दिखाया जो बहादुर ही कर सकता है, और इस तरह उस लड़के के लिए गांव वालों ने अलग से एक अच्छी सी झोपड़ी बना कर दी, जिससे कि उसे कोई परेशानी ना हो और उसी दिन से
वो बहादुर बच्चा कहलाने लगा। लेकिन उस लड़के को ये लगता था कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया है। वो जानता था कि वह बकरी का बच्चा बहुत दूर जा सकता था, इसीलिए उसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन वह बहादुरी का काम दूसरों की नज़रों में आ गया था, जबकि वह इसे अपना ज़रूरी काम समझता था कि अगर कोई परेशानी में है तो उसे परेशानी से दूर किया जा सके। जीवन में हमें ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। दूसरों की परेशानी कम करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा साबित होगा। ये सोचकर करना चाहिए कि जीवन में सभी की मदद करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। चौथी स्टोरी है बालक और भालू की कहानी। रास्ते पर वह भालू अभी भी मिल सकता है। अगर वह मुझे मिल गया तो पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे पिताजी के लिए उस पार जाना ही होगा। अगर मैं उस और नहीं गया तो मैं उनकी दवाई नहीं ला सकता हूँ। लेकिन वह भालू अभी तक बहुत से लोगों को घायल कर चुका था। अभी तो मैं बालक हुई हूँ। जब लोग उसका सामना नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकता हूँ। वह डरता हुआ जा रहा था और यही सब सोच रहा था। वो उनकी दवाई लेने के लिए चला तो गया था, लेकिन अभी तो उसे वापस भी आना था। वह सोच रहा था कि मुझे भालू तो नहीं मिल पाया है, लेकिन अब मैं वापस घर की ओर जा रहा हूँ। मुझे वो भालू मिल सकता है। मुझे ध्यान से जाना ही होगा। तभी उसे भालू की आवाज़ आती है। वो बहुत डर जाता है क्योंकि भालू उसका पीछा करके पकड़ सकता है। वह कुछ समय बाद देखता है कि भालू उसके पीछे आ रहा है। वो डर जाता है, वहीं पर गिर जाता है। भालू उसके पास आ रहा था, वह देख रहा था। तभी उसने एक किताब में पढ़ा था कि अगर वो ऐसे ही लेटा रहेगा तो भालू उसे छोड़ देगा। वह कुछ देर तक ऐसे ही लेटा रहा। कुछ समय बाद भालू चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। कुछ समय बाद बालक उठ जाता है और अपने घर की ओर चलता है। आज वह उस भालू से बच गया था जिससे सभी लोग घायल हो गए थे। इसीलिए जीवन में कभी कभी हमारी शिक्षा भी काम आ जाती है। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। अगली कहानी है राजकुमारी और जादूगर बुढ़िया की कहानी। राजकुमारी अपने महल से निकलकर हमेशा घूमा करती थी। उसे महल से बाहर की दुनिया बहुत पसंद आती थी, लेकिन राजा इस बात को हमेशा ही ध्यान रखते थे कि राजकुमारी घूमते घूमते काफ़ी दूर ना निकल जाए। राजकुमारी के पास एक खरगोश था जिसे वो बहुत पसंद किया करती थी। खरगोश को लेकर राजकुमारी हमेशा घूमा करती थी और इस बार भी राजकुमारी जब शाम को घूमने गई तो वह अपने खरगोश को लेकर साथ में गई। राजकुमारी को अपने खरगोश के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी का कोई साथी नहीं था, इसीलिए राजकुमारी यही सोचा करती थी कि एक खरगोश ही मेरे जीवन में खुशियाँ ला सकता है, क्योंकि यह मेरे साथ रहता है और मेरी कोई साथी नहीं है। राजकुमारी ये चाहती थी कि उसका कोई साथी बने, लेकिन वह अपने महल से बाहर नहीं जा सकती थी। राजकुमारी की दुनिया तो बस महल ही बन गई थी। वो महल से बाहर निकलकर सिर्फ एक बगीचे में घूम कर आ सकती थी। उससे ज़्यादा दूर वो कहीं नहीं जा सकती थी। राजकुमारी का मन हमेशा ही बाहर जाने के लिए करता था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया जाता था। रात का वक्त था, राजकुमारी सोई हुई थी। तभी उसकी अचानक ही नींद खुल गई। वह अपनी खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वह हवा राजकुमारी को बहुत अच्छी लग रही थी। राजकुमारी का खरगोश अभी सोया हुआ था।
वो राजकुमारी के ही कमरे में रहता था, लेकिन राजकुमारी कमरे के अंदर घूम रही थी। जब राजकुमारी ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक बुढ़िया नजर आई। वो बुढ़िया बगीचे में क्या कर रही है, राजकुमारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बुढ़िया राजकुमारी की खिड़की की ओर देख रही थी। राजकुमारी के मन में उसके प्रति जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। राजकुमारी उस बुढ़िया को ऊपर से देख रही थी। तभी बुढ़िया ने उसे बुलाना चाहा। राजकुमारी ने मना कर दिया और कहा कि अगर तुम्हें ही आना है तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं नीचे नहीं आ सकती। उसके बाद वो बुढ़िया गायब हो गई और उसके कमरे में अचानक आ गई। ये देखकर राजकुमारी डर गई और वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, बल्कि एक जादूगरनी थी। मैं बुढ़िया कहने लगी कि मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें बाहर जाना बहुत पसंद है, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखा सकती हूँ। राजकुमारी ने कहा कि अगर ये हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम मेरे लिए ये कर सकती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जादूगर बुढ़िया ने उसे एक जादू दिया और उसके बाद बुढ़िया और राजकुमारी कमरे से गायब हो गए थे। जब वो गायब होकर एक जगह पर पहुंची तो वह जगह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। चारों ओर बहुत ही हरियाली छाई हुई थी और शांति भी नज़र आ रही थी। वो बहुत बाहर की दुनिया थी। यह देखकर राजकुमारी बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। वह जादूगर बुढ़िया के साथ बहुत जगह घूम रही थी। उसे जगह भी जादूगर बुढ़िया दिखाई दे रही थी, जो कि वह जानते थे कि राजकुमारी को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसे पता चल गया था कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। मैं महल से बाहर कभी नहीं गई, इसीलिए मुझे ये सब पसंद आ रहा था। जादूगर बुढ़िया ने पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है। राजकुमारी ने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, यह जीवन तो बहुत अच्छा है। मेरे महल की ज़िंदगी तो बहुत ही बेकार सी उदास भरी हुई है, वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता है। मेरा मन तो बाहर की दुनिया में लगता है। जादूगर बुढ़िया कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम हर रोज़ यहाँ पर आ सकती हो। मैं तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हें एक नई दुनिया दिखाऊंगी। इस तरह जादूगर बुढ़िया वापस महल जा चुकी थी और प्रिंसेस भी साथ में आ गई। अगली सुबह ही जादूगर बुढ़िया उसके पास पहुंच गई थी और राजकुमारी को लेकर गायब हो गई थी और वह दुनिया दिखाई जिसमें सभी लोग घूम रहे थे। बाजार लगा हुआ था, सभी लोग कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे थे। यह देखकर राजकुमारी को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राजकुमारी सब कुछ ही कम था, इसीलिए वह ये देखकर बहुत पसंद कर रही थी। जादूगर बुढ़िया ने एक लड़के से उसे मिलाया। सभी लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। यह देखकर राजकुमारी को बहुत अच्छा लग रहा था और वो लड़का भी काफ़ी सुंदर था। राजकुमारी उसे देखकर ये सोचने लगी कि अगर ये लड़का राजकुमार होता तो मेरी शादी हो गई होती। तभी बुढ़िया ने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें भी राजकुमार बना देती हूँ। और बुढ़िया ने अपनी जादू से राजकुमार बना दिया और इस तरह वह दोनों ही साथ साथ में घूमने लगे। खरगोश चारों ओर घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं भी राजकुमारी नज़र नहीं आ रही थी। सुबह का वक्त था और वह राजकुमारी को वहाँ नहीं देख पा रहा था। वह भागता भागता वह राजा के पास गया। उसके बाद राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन खरगोश राजा को खींच रहा था। जैसे ही राजा कमरे में आए तो देखा कि राजकुमारी वहाँ नहीं है। राजा को शक हो गया था कि कहीं राजकुमारी बाहर गई हैं, लेकिन बाहर पहरेदार ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि यहाँ से राजकुमारी बाहर नहीं गई हैं, महल के दरवाजे अभी भी बंद है, राजकुमारी बाहर कहीं नहीं जा सकती हैं। लेकिन राजकुमारी कहीं भी मिल नहीं रही हैं। राजा और रानी
दोनों ही राजकुमारी के कमरे में बैठे हुए थे। तभी अचानक राजकुमारी और बुढ़िया उस कमरे में आ गए और ये देखकर राजा घबरा गए और कहने लगे कि यह जादूगर बुढ़िया ही सब कुछ कर रही है, इसे पकड़ लिया जाए। इससे पहले जादूगर बुढ़िया को पकड़ा जाता, जादूगर बुढ़िया गायब हो चुकी थी और राजकुमारी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि आपको उसे नहीं पकड़ना चाहिए, उसने मेरी बहुत मदद की है। राजा ने पूछा कि इस जादूगर बुढ़िया ने तुम्हारी मदद किस प्रकार की थी। राजकुमारी ने बताया कि जब मैं महल में उब गई थी तो मेरा मन महल में नहीं लग रहा था। तब जादूगर बुढ़िया ने मेरी मदद की और उसने मुझे दुनिया दिखाई जो कि मैंने पहले सपने में भी नहीं देखा था। राजा और रानी समझ चुके थे कि जादूगर बुढ़िया ने ज़रूर कोई जादू किया है जिसकी वजह से राजकुमारी पर यह असर हुआ है। राजकुमारी को कहा गया कि आज के बाद जादूगर बुढ़िया से मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा बार बार हुआ तो उस जादूगर बुढ़िया को पकड़ लिया जाएगा और उसे सज़ा दी जाएगी। यह सुनकर राजकुमारी डर गई और फिर जादूगर बुढ़िया को कभी भी उसने याद नहीं किया। राजकुमारी जानती थी कि वह दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन वह अब यह उस जगह बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अब उसे उस लड़के की भी याद आती थी जो कि जादूगर बुढ़िया ने उसे मिलाया था। अब काफ़ी दिनों से जादूगर बुढ़िया उस तरफ नहीं आ रही थी और बगीचे में के पास भी नज़र नहीं आ रही थी। पता नहीं जादूगर बुढ़िया अब कहाँ चली गई है, वह राजकुमारी से मिलने क्यों नहीं आती है। इस बारे में राजकुमारी हमेशा सोचा करती थी, मगर इस बात का जवाब राजकुमारी को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वह यादें राजकुमारी के पास अभी भी थीं, जिन्हें याद करके सोच रही थी कि वह जादूगर बुढ़िया पता नहीं कहाँ होगी। एक दिन राजकुमारी रात को सोई हुई थी, तभी जादूगर बुढ़िया अचानक उसके कमरे में आ गई। रात का समय था, बुढ़िया ने उसे जगाया और राजकुमारी उठ गई। उसके बाद राजकुमारी ने पूछा कि तुम काफ़ी दिनों से यहाँ नज़र नहीं आई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम अभी तक भी नज़र नहीं आई थी और आज इतने दिनों बाद यहाँ पर आई हो। जादूगर बुढ़िया ने कहा कि मैं समझ गई थी कि तुम्हारे पिताजी को मेरा आना यहाँ अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आई, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ। जादूगर बुढ़िया ने कहा कि मुझे याद आ रहा था कि तुम मुझे ज़रूर याद करोगी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम महल में हमेशा ही यही सोचती होगी कि मुझे बाहर से जाना है, लेकिन निकल नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम फिर से उस जगह पर घूम सकती हो और इस बारे में राजा को बिल्कुल भी खबर नहीं होगी। जादूगर बुढ़िया राजकुमारी को फिर से ले गई और राजकुमारी फिर से उस लड़के से मिली और इस बार राजकुमारी ने फैसला किया कि मुझे उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। राजकुमारी और वह लड़का हमेशा साथ साथ घूमते रहे और काफ़ी वक्त बीत गया था। उन्होंने शादी कर ली थी और इस बात की खबर बुढ़िया को हो चुकी थी। जादूगर बुढ़िया ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुमने शादी कर ली है और इस बात की खबर अगर राजा को हो गई तो वह यह शादी नहीं मानेंगे और तुम्हें सज़ा दे सकते हैं। राजकुमारी ने कहा कि इस बारे में आप चिंता ना करें, वह मुझे कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद जादूगर बुढ़िया और उस लड़के को साथ में लेकर राजकुमारी के कमरे में आ गई। दोनों की शादी हो चुकी थी, वह दोनों उसी कमरे में थे। जब सुबह हुई तो राजा उस कमरे में आए और उस लड़के को देखकर पूछने लगे कि कौन है। राजकुमारी ने अपने पिताजी को बताया कि हमारी शादी हो चुकी है और ये मेरे पति हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी जल्दी और इससे कैसे हो सकती है, कौन है, हम तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उसके बाद राजा ने बुढ़िया को देखा और कहा कि ये सब तुमने किया है, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, मुझे तुम्हें सज़ा देनी होगी। उसके बाद राजकुमारी ने कहा कि इनकी कोई गलती नहीं है,
ये लड़का मैंने पसंद किया और शादी भी मेरी मर्ज़ी से हो रही है। राजा समझ चुके थे कि राजकुमारी ने यह फैसला अपनी मर्ज़ी से किया होगा, तभी यह शादी हुई है। जादूगर बुढ़िया को उसने छोड़ने दिया और कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जा सकती हो। जो नसीब में होता है वह हो चुका है, उसे मैं भी नहीं बदल सकता। उसके बाद जादूगर बुढ़िया जा चुकी थी और वह लड़का और प्रिंसेस वहीं पर रह गए थे। राजा ने वह शादी स्वीकार कर ली थी, जबकि उनका मन बिल्कुल भी इस शादी को स्वीकार करने के लिए नहीं कर रहा था। लेकिन अब राजा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजकुमारी ने शादी कर ली थी, जिसे अब हम दूर भी नहीं कर सकते थे। वो लड़का और राजकुमारी दोनों साथ में रहने लगे और समय व्यतीत करने लगे। राजा इस बात को जान गए थे कि हम चाहते हैं वह जीवन में कभी नहीं होता, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। बहुत कुछ अपनी मर्जी से भी चलता है, जिसको हम बदल नहीं सकते। वह चाहते थे कि राजकुमारी की शादी बहुत अच्छी जगह पर हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह इस तरह राजा ने यह स्वीकार किया कि दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हालात इंसान को बदल सकते हैं। राजकुमारी और जादूगर बुढ़िया की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।